Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I am Dr. Saidullah Jan from Physics Department, Islamia College, Peshawar. Today I am going to start entrance test lectures, especially for ETA, NAS, JIK, and many more medical colleges and engineering colleges throughout the country. Hope you will find these lectures very much beneficial for you and will recommend it to other people. So, we are also going to start online classes from Islamia Coaching Academy platform soon from 5th of July. From 5th of July, anyone who is interested can consult the Islamia Coaching Academy administration at the earliest. अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहले आते हैं द फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट द मेजरमेंट. फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट द मेजरमेंट. सो मेजरमेंट, we will just start from the definition of science. So science, can be defined as knowledge obtained through observation and verified through experimentations. सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन को तीव्रिज में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर तीव्रिज में कन्वर्ट करने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. अगर वो दोनों आपस में मैच करते हैं तो वो एक लॉ बन जाती हैं, प्रिंसिपल बन जाती हैं, और ये क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है. साइंस को बिगिनिंग में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक फिज़िकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस. फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग या डिडली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. इनमें आपका फ़िज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आती हैं और एस्ट्रोनॉमी वगैरह ये चीज़ें आती हैं. दूसरा ब्रांच जो है बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंसेस उसको कहते हैं, उसमें हम ज़िंदा अशिया के बारे में पढ़ते हैं. वी स्टडी लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस. तो उस पर पॉसिबल एमसीक्यूज़, ये डेफिनेशन मैंने करवा दिया, तो पॉसिबल एमसीक्यूज़ इस पे किस तरह आ सकते हैं. तो नंबर 1, classically science was divided into तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 कैटेगरीज़ में. क्लासिकली साइंस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया. क्लासिकली साइंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज़. तो ऑप्शन क्या होगा, 2 कैटेगरीज़. दूसरा आप सवाल किस तरह, इन बायोलॉजिकल साइंसेज वी स्टडी, बायोलॉजिकल साइंसेज में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. तो 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से आपका ऑप्शन होगा लिविंग ऑब्जेक्ट जो हैं या लाइफ साइंसेज जो हैं, ये आपका जवाब होगा. दैट इज़ व्हाट वी कॉल बायोलॉजिकल साइंसेज. तो बायोलॉजिकल साइंसेज में आप ये भी उसको दूसरे अंदाज में एमसीक्यूज़ भी कर सकते हैं. लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टडीड इन, तो आपका जवाब क्या होगा, बायोलॉजिकल साइंसेज. लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टडीड इन बायोलॉजिकल साइंसेज. अब देखो नंबर 3 कैसे आ सकता है, फिज़िकल साइंस डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स. आपका जवाब होगा फिज़िकल साइंसेज डील्स विद, ऑप्शन क्या होगा आपका, नॉन लिविंग थिंग्स. बाकी ऑप्शंस मैं इसी नहीं लिखता हूँ कि टाइम लगता है इसमें. अब आते हैं, इस तरह भी आ सकता है कि नॉन लिविंग थिंग्स आर स्टडीड इन, तो आपका जवाब क्या होगा, फिज़िकल साइंसेज. इसी तरह जो है आप अपने आप से बनाते जाओ और मुख्तलिफ अंदाज से पेव करते जाओ, तो आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज़ आते जाएंगे. अब देखो हम कहते हैं कि नेक्स्ट वाला, फिज़िक्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ साइंस, फिज़िक्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ साइंस. तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, फिज़िकल साइंसेज. किसका होना चाहिए, फिज़िकल साइंसेज. तो ये साइंस की डिफिनीशन थी और इससे मैंने 4-5 एमसीक्यूज़, आप खुद बैठो और भी अपने आप से बनाते जाओ एंड यू विल बिकम अ स्किल्ड पर्सन ऑफ दैट. सो नाउ we are coming to physics, the most relied, the most definition upon which most of the scientists are agreed is physics is the study of matter, energy and their mutual interaction. 3 चीज़ें, फिज़िक्स में मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनकी म्यूचुअल इंटरएक्शन को स्टडी करते हैं. दैट इज़ व्हाट वी कॉल म्यूचुअल इंटरएक्शन. अब जनाब फिज़िक्स की डिफिनीशन तो आपने की, तो अब फिज़िक्स पे किस तरह के पॉसिबल हैं. इन फिज़िक्स वी स्टडी ए मैटर ओनली, बी एनर्जी ओनली, सी इंटरएक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी ओनली, डी ऑल, ए बी सी.
तो ऑल ABC आपका, क्योंकि सिर्फ हम मैटर को स्टडी करते हैं लेकिन सिर्फ मैटर को नहीं, एनर्जी को स्टडी करते हैं लेकिन सिर्फ एनर्जी को नहीं, इंटरएक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी को स्टडी करते हैं लेकिन सिर्फ उसको नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है ऑल A, B एंड C होना चाहिए, ऑल A, B एंड C। सो दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। दूसरा MCQ इस पर किस तरह आ सकता है, चेंज कर लो, मैटर एनर्जी and their interaction is studied in matter, energy and their interaction is studied in physics। matter, energy और उसका इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं किस चीज़ में, सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तीसरा कैसे आ सकता है, द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² का मतलब यह है कि एनर्जी और मास आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक फोटॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के पेयर में चेंज हो जाता है। पॉजिट्रॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, फोटॉन एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पर किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैटर। दूसरा क्या होता है, अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम रिकम्बाइन कर ले तो उससे दो फोटॉन बन जाते हैं। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में मिलाएं तो उससे दो एनर्जी फोटॉन बन जाती है, यानी मैटर को मिलाया और उससे एनर्जी बन गई। इसको एनिहाइलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। ये आइंस्टाइन इक्वेशन का दूसरा रो है। सो द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, इंटरएक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी और मैटर आपस में क्या हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन से ये मतलब है बेटा कि सूरज की रोशनी हमारे जिस्मों पे पड़ती हैं, पौधों पे पड़ती हैं, ज़मीन पे पड़ती हैं, तो उनमें क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करती हैं, क्या चेंजेस लेके आती हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी आई, सूरज की रोशनी एनर्जी है, हम मैटर हैं, पौधे मैटर हैं, ज़मीन मैटर है और दूसरी चीज़ें मैटर हैं। उनके साथ क्या होता है, मैच करता है, मिलता है, तो उनमें क्या तब्दीलियाँ लाता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटरएक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। नाउ कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर टाइप्स। बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी है। लेंथ मेजरेबल है, टाइम मेजरेबल है, करंट मेजरेबल है, वेलोसिटी मेजरेबल है, डेंसिटी मेजरेबल है, एरिया मेजरेबल है। सो दे आर ऑल कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब बेटा फिज़िकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक बेस क्वांटिटी है और दूसरा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी जो हैं दे आर द मिनिमम नंबर ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस। वो कम से कम क्वांटिटी जिसके टर्म में हम दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं उसको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस क्वांटिटी की तादाद 7 है, इनमें मास है, टाइम है, लेंथ है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लाइट इंटेंसिटी है। सो दे आर 7 इन नंबर्स। दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसको बेस क्वांटिटी से निकाला, जिसको बेस क्वांटिटी के टर्म में क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑल दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड derived quantities. Derived quantities are very large in number. For example, speed is distance by time, distance is base, time is base, but distance by time is a derived quantity. Flux, area, momentum, force, they are all derived quantities. अब आते हैं हम किस चीज़ पे कि इस पे MCQs किस तरह आ सकते हैं। अब देखो, there are blank है, groups of physical quantities, देयर आर ग्रुप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 2। एक है बेस और दूसरा क्या है, डिराइव्ड। 2 ग्रुप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। दूसरा क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। मंदरजा झेल में से कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। लेंथ, ये फिज़िकल क्वांटिटी है। ड्रीम ड्यूरेशन, ये टाइम है, ये भी फिज़िकल क्वांटिटी है।
ड्रीम इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ड्रीम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो मेजरेबल नहीं है। और ओके, तो आपने देखा कि हमने कहा कि ड्रीम इज़ नॉट अ फिजिक्स, दैट इज़ मेटाफिजिक्स। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो है आपका पास क्या है, द लीस्ट नंबर ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटीज़, द लीस्ट नंबर ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटीज़, the least number of selected quantities in terms of which other physical quantities can be expressed are, कम से कम, जो मैंने कहा कि वो कम से कम फिज़िकल क्वांटिटी जिसके टर्म्स में हम दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको हमने क्या कहा था, बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऑप्शन क्या होगा, बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विल बी योर ऑप्शन। फोर्थ पे आ जाओ, द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर, द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर, तो बेस क्वांटिटी की तादाद कितनी हैं, ये देखो मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आएंगे, तो उनमें से 7 जो है आपका ऑप्शन होगा, दैट विल बी 7, द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर 7। अब हम आते हैं पाँचवें की तरफ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इज़ योर ऑप्शन। अब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टर्म में हम सारे फिज़िक्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो 6 कैसे आ सकता है, लॉज प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड विद किस चीज़ के जरिए, फिज़िकल क्वांटिटीज़, लॉज को, प्रिंसिपल, फिज़िक्स के लॉज को, प्रिंसिपल को, टर्म्स ऑफ फिज़िक्स, ये तमाम के तमाम एक्सप्रेस होते हैं किस चीज़ में, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। किस में, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। देखो F = ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स भी फिज़िकल क्वांटिटी, मास भी फिज़िकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी फिज़िकल क्वांटिटी, सो दैट हैज़ बिकम अ लॉ। नाउ 7 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस क्वांटिटी, मंदरजा झेल में कौन सी बेस क्वांटिटी, स्पीड, मोमेंटम, सी जो है वो करंट है। स्पीड और मोमेंटम वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, करंट, करंट विल बी योर ऑप्शन। अब 8 पे आ जाओ, द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़, द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ नीड, बेस क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ए स्टैंडर्ड ओनली, ए स्टैंडर्ड ओनली, बी कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड ओनली, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, दैट विल बी योर ऑप्शन। देखो स्टैंडर्ड का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए, जिस तरह लंबाई के लिए 1 मीटर है, मास के लिए 1 किलोग्राम है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले यूनिट चाहिए, फिर उस यूनिट के साथ कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, यूनिट और कंपैरिजन। क्या मतलब है कि यूनिट अगर 1 मीटर है, अब अगर 5 मीटर हो गया तो इसका मतलब है कि द लेंथ इज़ बीइंग compared with a single meter, so it is 5 times a single meter, that is called measurement, 5 times a single meter। और नेक्स्ट पे क्या आता है, नेक्स्ट पे आता है द SI सिस्टम, SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ कंपोज्ड ऑफ, SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इनमें सिर्फ बेस यूनिट होते हैं, डिराइव्ड यूनिट होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, ऑल A, B and C, ऑल A, B and C, दैट विल बी योर ऑप्शन। अब हम आते हैं एक और कैटेगरी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है, इब्तिदा में और कैटेगरी थी जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी इन एडिशन टू बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी देयर आर सप्लीमेंट ऑफ अदर क्वांटिटी, दैट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। आपके बुक के मुताबिक ये ना तो बेस में है ना डिराइव्ड में है, लेकिन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये क्या है, डिराइव्ड में शामिल कर दी गई है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की तादाद जो है वो क्या है, 2 हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। वन इज़ प्लेन एंगल एंड द अदर इज़ सॉलिड एंगल। तो अब हम आते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो है किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आर इन नंबर्स, ये ब्लैंक है, आर 2 इन नंबर्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की तादाद 2 हैं, तो ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, 2। अब हम आते हैं और MCQs पे किस तरह असर आ गया है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक नाइदर बिलोंग्स टू बेस नार डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आपका ऑप्शन क्या होगा, नाइदर बिलोंग टू बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी, और इट्स इनवर्ट। इनवर्ट का क्या मतलब है, अगर आप बेस लगा दें इधर, डिराइव लगाए इधर, या डिराइव लगा दें इधर और बेस लगा दें इधर, तो दोनों केसेस में ये दोनों ठीक हैं।
सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट के मुताबिक, आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक ना तो बेस में है ना डिराइव्ड में है, जबकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये डिराइव्ड में है। अब हम आते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर, तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए सप्लीमेंट्री, क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब हम आते हैं कि प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल इज़ द ratio of an arc of a circle to its radius in radian, yeah, the angle between two radii of a circle is called at the center is called plane angle। चूँकि ये 2 डायमेंशन में तो है इसलिए इसको प्लेन एंगल कहते हैं। अगर सर्कल वाइज ले तो ये देखो ये आर्क कहलाता है। ये मेरी उंगली जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ व्हाट वी कॉल आर्क, दिस इज़ आर्क एंड देयर इज़ द एंगल, दिस एंगल इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल। चूँकि प्लेन में है इसलिए इसको प्लेन। या अगर ये उंगली इधर है और इधर से यूँ चली गई तो इधर से इधर तक जो एंगल बन गई दैट इज़ कॉल्ड ए प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल जो है या द रेशियो ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस है, या द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर है। प्लेन एंगल को हम रेडियन में, डिग्रीज़ में, मिनट्स में क्या करते हैं, सेकंड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लेन एंगल इज़ एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस, डिग्रीज़, मिनट्स एंड सेकंड्स। इनमें क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ एक्सप्रेसिबल इन दीज। द इस अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़, द इस अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़, द इस अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़, इस अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल जो है वो रेडियन है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड रेडियन। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। इस पे जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ आपको आ सकते हैं वो क्या हैं, इस पे जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो आपके पास ये हैं। प्लेन एंगल, द रेशियो ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस इज़, तो क्या आ जाएगा, प्लेन एंगल इन डिग्रीज़, प्लेन एंगल इन रेडियन। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, प्लेन एंगल इन रेडियन, क्योंकि ये जो है ये आपके पास क्या आएगा, प्लेन एंगल इन रेडियन, दैट विल बी अ प्लेन एंगल इन रेडियन। सो द रेशियो ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस इज़ प्लेन एंगल इन रेडियन। ये डिग्रीज़ में नहीं होगा क्योंकि ये इक्वेशन जो डिराइव हुआ, ये देखो प्लेन एंगल क्या है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियन। तो ये इक्वेशन जो आया है इसमें एंगल जो है वो किस चीज़ में ली गई है, रेडियन में ली गई है। तो इसलिए इस इक्वेशन को जब भी इस्तेमाल करते हो तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अब दूसरा 14, प्लेन एंगल विल बी 1 रेडियन इफ, प्लेन एंगल 1 रेडियन कब होगी, अगर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये देखो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ अ सर्कल आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या होगी, प्लेन एंगल इन वो प्लेन एंगल की मिकदार जो है वो 1 रेडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लेन एंगल की मिकदार क्या हो जाएगी, 1 रेडियन। देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सब कुछ आपके पास है। अगर एस और आर बराबर हो जाए, एस भी 5 आर भी 5, तो 5/5 से क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब है कि प्लेन एंगल 1 रेडियन आएगा। अगर एस 10 है आर 10 है तो ये देखो 1 रेडियन आएगा। अगर एस 20 है तो आर 20 है तो इससे क्या आएगा, प्लेन एंगल क्या आएगा, 1 रेडियन आएगा। तो ये इक्वेशन आपको सब बताता है, रट्टे नहीं लगाना, इक्वेशन में पुटिंग करना सीखो। अब नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज़ किस तरह है, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल बिकम्स इक्वल टू its radius, if the length of an arc of a circle becomes equal to its radius, then the angle at the center of a circle made by this arc is 1 radian। देखो थोड़ा मैंने चेंज कर दिया तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 रेडियन। योर ऑप्शन विल बी, अगर आर्क की लंबाई और रेडियस की लंबाई बराबर है तो एंगल क्या होगी, 1 रेडियन होगी। द एंगल विल बी 1 रेडियन, एंगल क्या होगी, 1 रेडियन। सो नाउ कम
द एंगल मेड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन रेडियन इज, सर्कमफ्रेंस क्या कहता है, जहाँ से आप चले दोबारा उसी पे आ जाए तो उस लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जो कि 2 पाई आर के बराबर है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ ये 2 पाई आर के बराबर। तो अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि प्लेन एंगल जो फुल सर्कमफ्रेंस बनाता है सेंटर पे, वो कितना होगा। अब देख रहे हो सर्कमफ्रेंस क्या है, यहाँ से जाएं यहाँ पर वापस आ जाएं, ये वाला लेंथ, यहाँ से जाएं वापस आ जाएं, ये सारा लेंथ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कहलाता है। और मैथमेटिक्स की ज़बान में ये 2 पाई आर के बराबर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। तो अब देखो इक्वेशन आपके पास है, पी ए इज़ बाई आर है, तो इसकी जगह आप क्या कर दो 2 पाई आर डाल दो और आर नीचे अपना है, तो इससे क्या आ जाएगा 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक घूम जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। यानी कोई भी चीज़ एक दफ़ा घूम जाती है, डांसर एक दफ़ा फुल रोटेशन कर लेता है 2 पाई रेडियन होगा, पंखा एक दफ़ा रोटेशन कर लेता है 2 पाई रेडियन होगा, और एक वाइब्रेशन जो है वो भी 2 पाई रेडियन के इक्विवेलेंट है। तो ये सारे जो हैं आपके पास। अब रिलेशन क्या हो गए कि एक रेवोल्यूशन किस चीज़ के बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है और 360 के बराबर हैं। तो 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 आ जाएगा और 1 रेडियन इससे 57.3 डिग्रीज आ जाएगी। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन रेवोल्यूशन डिग्रीज एंड रेडियंस। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट वाला MCQ किस तरह हो सकता है। अब देखो, द एंगल मेड इन रेडियंस बाय आवर हैंड ऑफ अ वॉच इन 1 आवर इज़, घंटों की सुई जब एक मुकम्मल चक्कर मुकम्मल करती है तो कितना होता है, 12 घंटे होते हैं। हमने क्या करना है, हमने 1 घंटे में मालूम करना है कि वो कितनी एंगल बनाती हैं। यानी 12 घंटों में ये 2 पाई रेडियन मुकम्मल करती हैं, क्योंकि घंटों की सुई 12 घंटों में मुकम्मल चक्कर, और एक मुकम्मल चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होती हैं। तो 2 पाई रेडियन आप देखिए, इसका जवाब क्या आता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, π/6 रेडियन। वो कैसे, ये देखो, घंटे की सुई एक दफ़ा घूमती है तो 2 पाई रेडियन एंगल बनाती हैं, और कितने घंटे मुकम्मल करती है, 12 आवर मुकम्मल करती हैं। तो 1 आवर क्या हो जाएगा, 2 पाई/12, इससे π/6 रेडियन आ जाएगा। अब जनाब आपको 1 घंटे में एंगल का पता चल गया। 5 घंटे में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई π/6 होगा। आधे घंटे में क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई π/6 होगा। यूनिट का आपको पता चल जाए, सबसे पहले कोशिश करो कि यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद आपके लिए जितना ज़्यादा हो या कम हो सब का निकाल सकते हो। अब 0.1 आवर में क्या होगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई π/6 होगा। नो डिफ़िकल्टी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो है आप इस तरह कर लें कि मिनटों और सेकंडों का खुद निकाल लो, मिनटों और सेकंडों का खुद निकाल लो। नेक्स्ट वाला क्या होगा, द प्लेन एंगल इन रेडियन मेड बाई सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच इन 5 मिनट इज़। अब इसमें आपको एहतियात, इसमें 2 सुइयाँ आ रही हैं, एक तो सेकंडों की सुई और एक मिनटों की सुई। कहते हैं कि जब 5 मिनट मुकम्मल होते हैं तो सेकंडों की सुई रेडियन में कितनी एंगल बनाती है। सवाल को अंडरस्टैंड करो। अब देखो, सेकंडों की सुई जब एक दफ़ा घूमती है तो कितना होता है, 1 मिनट। 2 दफ़ा घूमती है तो 2 मिनट होते हैं। 3 दफ़ा घूमती है तो 3 मिनट। 4 दफ़ा घूमती है 4, 5 दफ़ा घूमती है 5, यानी 5 मिनटों में सेकंडों की सुई 5 मुकम्मल चक्कर मुकम्मल कर लेता है, 5 चक्कर मुकम्मल कर लेता है। तो एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो पाई चक्कर क्या हो जाएंगे, 5 चक्कर क्या हो जाएंगे, 10 पाई रेडियन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 10 पाई। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 10 पाई रेडियन। हाउ ईजी इट इज़, हाउ ईजी इट इज़, एंड यू आर वेरी शार्प एंड यू आर मेक। अब हम आते हैं, the frequency of fan is 50 hertz, the angle made in radian in 1 second is 50 hertz का मतलब 50 साइकिल पर सेकंड। हमारी EC का जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 साइकिल पर सेकंड है, 50 हर्ट्ज़ है। तो हमारे जो फ़ैन है फ़र्ज़ करें वो 50 साइकिल पर सेकंड से घूम रहा है, यानी 1 सेकंड में 50 चक्कर मुकम्मल करता है। अब जनाब 1 सेकंड में जब 50 चक्कर मुकम्मल करता है तो एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 50 चक्कर जो है वो क्या होंगे, 100 पाई रेडियन। तो आपका जवाब क्या होगा, 100 पाई रेडियन होगा। अब अगर कहें कि आधे सेकंड में फ़ैन कितना चक्कर मुकम्मल करेगा, तो आपका क्या होगा, 25 पाई रेडियन होगा। 0.1 में क्या करेगा, तो 10 पाई रेडियन होगा, और इसी तरह वगैरह वगैरह। ये 0.1 में आप करते जाओ, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन पहले आता है, 100 ये 1 सेकंड में आता है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा, और इसी तरह जाते जाओ मुख्तलिफ़ चीज़ें डालते जाओ, यू विल गेट योर आंसर। अब देखो, अ गर्ल स्विंगिंग कंप्लीट्स 5 राउंड ट्रिप्स इन 1 सेकंड। एक बच्ची हैं, वो झूल रही हैं, बच्चों को झूलना वैसे भी पसंद है, ठीक है। अहमदाबाद करक में मैंने अपने
घर में 2-3 झूले लगा रहे हैं, छोटे बच्चे आती हैं उस पर झूलती हैं, बच्चों को मज़ा आता है और मुझे भी मज़ा आता है कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं. सो अ गर्ल स्विंगिंग कंप्लीट्स 5 राउंड ट्रिप्स इन 1 सेकेंड. द एंगल इन रेडियन पर सेकेंड विल बी. तो क्या होगा, अब देखो एक चक्कर जो है, एक रेवोल्यूशन, एक वाइब्रेशन जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है. तो चूंकि वो 5 कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है, तो वो 10 पाई रेडियन इज़ द करेक्ट आंसर. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई से क्या आता है, 10 पाई. अब हम आते हैं सॉलिड एंगल की तरफ, जो कि अनदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है. सॉलिड एंगल जो है, द एंगल मेड बाई एन एरिया ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर इन स्पेस. ये 3 डायमेंशन एंगल होती हैं, ये स्पेस में होती हैं. ये देखो स्फेयर का एरिया जो सेंटर पे स्पेस में एंगल बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं. कौन आइसक्रीम आपने खाई होगी, अगर नहीं खाई है तो जाओ दुकानदार के पास, सिर्फ नाम मेरा लो, पैसे आप दे दो, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा कोन मिलेगा. ये देखो, ये है आपका कोन का टॉप, ये देखो ये एरिया है, ये एरिया है, और इधर जो एंगल बन रही है स्पेस में, दैट स्पेस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. इस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं. या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्फीयर to the square of its radius in steradian. The ratio of area of a sphere to its square in steradian. In steradian is solid angle, is a solid angle in steradian. अब MCQs देखो, the solid angle will be 1 steradian if A is equal to R square. सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन तब होगी अगर एरिया जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है. देखो एरिया ये है और आर स्क्वायर ये है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो उससे क्या आएगा, 1 आएगा. अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में आप ज़रा देख लो उसको. द सॉलिड एंगल, देखो नेक्स्ट ये पहले वाले ऊपर वाले में कब जो है वो क्या होगी, जब आपके पास एरिया और आर स्क्वायर बराबर होगी तो 1 स्टेरेडियन हो जाएगी. अब नेक्स्ट में क्या, द सॉलिड एंगल मेड इन स्टेरेडियन बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर विल बी. सारे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है. तो अब ज़रा देख लो उसको, 5 स्टेरेडियन आएगा. क्या आएगा, 5. अब बेटा देखो सॉलिड एंगल ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है. क्या है, हमने अभी क्या कि ये क्या है, ए डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर के बराबर है. अब ज़रा देख लो, जब ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर है तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ए की जगह मैंने 20 लगा दी और आर की जगह मैंने 2 लगा दिया, 4 आएगा, तो 5 स्टेरेडियन. सो 5 स्टेरेडियन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. अब द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़, तो वो क्या है, स्टेरेडियन है. वो तो ऑलरेडी आपके बुक में अवेलेबल है, वो आसानी से. द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज़ स्टेरेडियन. अब हम आते हैं 4 पे. द सॉलिड एंगल इन स्टेरेडियन बाई होल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एट इट्स सेंटर इज़. सॉलिड एंगल होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया जो कि सेंटर पे बनाती है वो क्या है, 4 पाई स्टेरेडियन होगी. अब 4 पाई स्टेरेडियन कैसे हो जाएगी, सॉलिड एंगल का आपको पता है कि एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो मैथमेटिक्स के मुताबिक स्फेयर का एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है. किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो आपका जवाब क्या आएगा, 4 पाई स्टेरेडियन आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन आ जाएगा. अब हम आते हैं द एंगल मेड बाई सेमीस्फेयर surface of a semisphere at its center. चलो सेमीस्फेयर का मतलब है आधा. आप देखो सेमीस्फेयर या हाफ स्फेयर एरिया आप कह सकते हो उसको, ठीक है ना. हाफ स्फेयर, तो मतलब ये हुआ कि मेरा ये मतलब है कि जो भी हो आपको आसानी से इसका आ जाए. देखो हाफ, मैं अल्फाज को कोशिश करता हूँ कि सादा से सादा करूँ. एट इट सेंटर इज़, तो ये चीज़ होगी. लेकिन इसमें क्या होगा, अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपने इसमें ये करना है कि हाफ स्फेयर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया को आधा कर लो तो ये हो जाएगा 2 2 4, आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 2 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा. दैट विल बी 2 पाई और आपके पास क्या आ जाएगा, स्टेरेडियन, 2 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा. सो ये आपने देखा कि मैंने आपको चंद करवा दिए, आप ख़ुद करना शुरू कर दो कि कौन का सरफेस एरिया इतना है और उसका रेडियस इतना है, तो जनाब आपके पास ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दैट शुड बी केप्ट इन माइंड
कि सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल क्या है। टू सम अप, इस लेक्चर को जब मैं सम अप करता हूँ तो इसका ये मतलब हो गया कि मैंने आपको आइडियाज़ जनरेट करने का, ये मैं लगा रहता हूँ, ख़ुद अपने आप से बनाता हूँ, किताब मेरे सामने नहीं होता, तो आप भी उसी तरह हो जाएं कि आप भी अपने आप से बनाना शुरू कर दें।